बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक बहुत बड़ी ख़बर आपके साथ हम शेयर करेंगे। ये ख़बर नाज़रीन आपको सोशल मीडिया पे नहीं मिलेगी, ये ख़बर आपको किसी के यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेगी और ये ख़बर आपको नेशनल या इंटरनेशनल मीडिया पर भी नहीं मिलेगी। ख़बर नाज़रीन ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल की DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम समेत 3 जर्नलों के साथ मुलाकात हुई है। अब यह मुलाकात किस तनाज़र में हुई है और DGISI के अलावा इस मुलाकात में बाकी के जो 2 जर्नल थे वो कौन थे, ये सारी तफसीलात इस मुलाकात के हवाले से ज़राए क्या बताते हैं, आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा व्लॉग में कुछ दीगर ख़बरें भी शामिल करेंगे, लेकिन आज गुफ्तगू का आगाज़ अपनी इस बड़ी ख़बर से करेंगे। ख़बर नाज़रीन ये है कि ये जो मुलाकात हुई है DGISI उनके साथ 2 और भी जर्नल थे, ये तकरीबन कोई 2:30 बजे के बाद ये मुलाकात हुई है चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल से और ज़रा ये दावा करते हैं कि ये तकरीबन 1 घंटे तक मुलाकात जारी रही। यानी 1 घंटे की तवील मुलाकात थी, कोई मुख्तसर मुलाकात नहीं थी, यानी अच्छी खासी लंबी मुलाकात थी। 1 घंटे का वक्त जो है वो कम नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा होता है। और ज़राए ये भी बताते हैं कि ये मुलाकात होने से पहले आज सुबह तकरीबन कोई 10 बजे वज़ारत दिफ़ा के 3 ऑफिशियल वो सुप्रीम कोर्ट आए थे। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस गए और अटॉर्नी जनरल ऑफिस में ज़रा ये बताते हैं कि उन वज़ारत दिफ़ा के तीनों ऑफिशियल्स की जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफिस में AG साहब के साथ यानी अटॉर्नी जनरल के साथ मुलाकात हुई। और जब वो तीनों वज़ारत दिफ़ा के ऑफिशियल वापस गए हैं, उसके बाद फिर ये तीनों अहम शख्सियात 3 जो जनरल हैं फ़ौज के, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं और उनकी चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल के साथ मुलाकात हुई है। अब एक तो मैंने आपको बता दिया कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब थे। अब बाकी के 2 जर्नल कौन थे, इस सारे मामले पे आने से पहले नाज़रीन ज़राए ये बताते हैं कि ये जो मुलाकात हुई है ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से हुई है और इसमें ज़राए बताते हैं कि 2 इश्यूज़ हैं। एक ज़राए का कहना है कि जो फ़ंड्स का मामला है, जब 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त थी इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़, ECP का वो फ़ैसला जिसमें जो पोलिंग डेट थी जिसे 30 अप्रैल से चेंज करके वो 8 अक्टूबर कर दिया गया था, तो 3 अप्रैल को वज़ारत दिफ़ा के हुकाम भी 3 रुकनी बेंच के सामने पेश हुए थे और वज़ारत ख़जाना के हुकाम जो एडिशनल सेक्रेटरी आए थे वो भी अदालत के सामने पेश हुए थे। वज़ारत ख़जाना को जब 3 अप्रैल का वो समाअत हुई थी, तो उस रोज़ सुप्रीम कोर्ट के सामने जो एदाद व शुमार वज़ारत ख़जाना ने रखे थे, अगले रोज़ 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने ज़राए बताते हैं कि वो तमाम एदाद व शुमार रिजेक्ट कर दिए थे और 10 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को 21 अरब के जो फ़ंड हैं वो जारी करने का हुक्म दिया था। और साथ में ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन को कि अगर आपके पास फ़ंड्स आते हैं, आपको फ़ंड्स नहीं दिए जाते, दोनों सूरतों में आप 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में जो है वो रिपोर्ट जमा करवाएंगे, पेश रफ्त रिपोर्ट देंगे कि आपको पैसे मिले हैं तो कितने मिले हैं, अगर नहीं मिले तो तब भी आप रिपोर्ट जमा करवाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा कराई और फिर वो रिपोर्ट जमा होने के बाद ग़ालिबन 14 जो है वो अप्रैल को समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। इन चैम्बर 3 रुकनी बेंच ने समाअत की और फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को 17 अप्रैल तक ये जो फ़ंड थे तमाम के तमाम 21 अरब के, वो ना सिर्फ मुख्तस करने बल्कि इलेक्शन कमीशन को जारी करने का हुक्म भी दिया और 18 अप्रैल तक जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से और वज़ारत ख़जाना से इस हवाले से जो है वो रिपोर्ट जमा की गई थी। तो ज़रा ये बताते हैं कि जहाँ तक फ़ंड्स का मामला था, आज ये मामला हुकूमत ने जो नेशनल असम्बली की कायमा कमेटी थी वहाँ पे रखा और कायमा कमेटी ने यह मामला रेफ़र कर दिया काबीना को और काबीना के थ्रू ये मामला जो है वो कौमी असम्बली में भेजा गया और कौमी असम्बली ने एक मरतबा फिर जो है ये जो फ़ंड जारी करने का कहा गया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले फ़ंड्स आप जारी कर दें, अप्रूवल जो है वो आप फ़ंड जारी होने के बाद, ख़र्च होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद जो है आप कौमी असम्बली से इसकी एक्स पोस्ट फैक्टो जो है इसकी अप्रूवल ले सकते हैं। लेकिन हुकूमत ने फैसला किया कि एक्स पोस्ट फैक्टो नहीं, बल्कि ये जो बाद में मंजूरी लेनी है ये पहले करारदाद के ज़रिए कौमी असम्बली से इसकी मंजूरी ली जाए। तो कौमी असम्बली ने
आज जो फ़ंड्स का मामला था इशू करने का, वो तो जो है वो आज रिजेक्ट कर दिया है। और इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद दूसरी जो अहम मामला है, जो ज़रा ने बताया कि जो सिक्योरिटी इशू था, जब 3 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हो रही थी, तो वजारत दिफा के जो सेक्रेटरी थे हमूदुज़्ज़मान साहब, वो अदालत में पेश हुए। उनकी जानिब से कहा गया था कि सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं, ख़ास तौर पे जो पाक फ़ौज है, उसकी नफरी दस्तियाब नहीं। और उन्होंने कहा कि जो मुल्क भर में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए और शरपसंदों के ख़ात्मे के लिए जो खुफिया ऑपरेशन किए जा रहे हैं, उस हवाले से हम अदालत को ब्रीफिंग देने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप नाज़रीन हैरान होंगे कि उस रोज़ जब वजारत दिफा ने ये मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा था, तो चीफ़ जस्टिस ने कहा था कि शफाफियत के लिए, शफाफियत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि इस केस की समाअत जो ओपन कोर्ट में हो रही है, हम ये जो समाअत है इसे इन कैमरा नहीं ले जा सकते। तो अदालत ने इनकार कर दिया, बल्कि अदालत ने कहा था वजारत दिफा के सेक्रेटरी को हमूदुज़्ज़मान साहब को कि आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं आप उसे सील लिफाफे में, यानी सर्बमोहर लिफाफे में आप सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दें। उसका जायज़ा लेके हम आपकी रिपोर्ट जो हैं वो आपको वापस कर देंगे। तो 4 अप्रैल को सुबह ये रिपोर्ट जमा कराई गई। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऐलान कर दिया था कि 4 अप्रैल को जो है वो इस केस का फ़ैसला सुनाएंगे। तो फिर अदालत ने 12:30 बजे फ़ैसला सुना दिया। उसमें जो सिक्योरिटी की जो रिपोर्ट थी अपने वजारत दिफा की, बज़ाहिर तो लगता है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि अगर वो रिपोर्ट्स मानी जाती तो ग़ालिबन इलेक्शन की तारीख जो है वो और भी आगे जा सकती थी। लेकिन अदालत ने सिर्फ 14 दिन का एक जो है वो उसमें एक्सटेंड किया। 30 अप्रैल को 14 मई पे ले गए, और वो भी अदालत ने ये जवाब दिया कि 14 दिन जो अदालती लिटिगेशन में गुजर गए हैं वो 14 दिन हम आगे कर रहे हैं। बाकी अदालत ने जो है वो इलेक्शन की तारीख तकरीबन वही रखी और साथ में ये सारे अहकाम दे दिए। तो आज ये जो मुलाकात हुई है, इस मुलाकात के हवाले से ज़रा ये बताते हैं कि चूँकि उस 4 अप्रैल के हुक्म में सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया था इलेक्शन कमीशन को, बल्कि वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत को 20 अप्रैल तक जो है दोनों हुकूमतें, वफाकी और सूबाई हुकूमतें, ये जो सिक्योरिटी की नफरी फराहम करनी है, पुलिस की है, FC की है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, चाहे रेंजर्स की नफरी है, चाहे फ़ौज की नफरी है, वफाकी और सूबाई हुकूमतें 20 अप्रैल तक ये तमाम सिक्योरिटी जो रिक्वायर है इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात कराने के लिए, इसकी दस्तियाबी को यकीनी बनाएं। तो ज़रा ये बताते हैं कि चूँकि वो 20 अप्रैल की जो डेडलाइन है वो करीब आ रही थी, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में वैसे तो ये नाज़रीन लिखा गया था कि शेल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था अपना इलेक्शन के फ़ंड्स के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन को ये फ़ंड लाजमी फ़राहम किए जाएँ। और जहाँ तक सिक्योरिटी के एहलकार फराहम करने का मामला था, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मे का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि यानी अगर इलेक्शन कमीशन चाहे तो अगर दोनों हुकूमतें, वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाकाम होती हैं ये सिक्योरिटी की नफरी फराहम करने के हवाले से, तो इलेक्शन कमीशन चाहे तो सुप्रीम कोर्ट में अपनी जो रिप्रेजेंटेशन है एक तहरीरी दरख्वास्त दे के इस हवाले से अपना मौक़िफ़ जो है वो अदालत को दे सकता है। तो 20 अप्रैल नहीं आई, 20 अप्रैल से पहले ही, यानी 20 अप्रैल के बाद वो इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट जमा करानी थी कि हमें सूबाई हुकूमत जो है वो नफरी फराहम नहीं कर रही। वैसे आप नाज़रीन को ये भी बता दें कि जो फ़ंड जारी करने का मामला था, इसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन ने अपनी इब्तदाई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवाई थी 11 अप्रैल को, उसमें एक सरसरी जिक्र जो इलेक्शन कमीशन ने कर दिया था कि हमने पंजाब से कि जो निगरान हुकूमत है उनसे हमने 3 लाख की नफरी मांगी है, लेकिन पंजाब की निगरान हुकूमत हमें इलेक्शन कराने के लिए सिर्फ 75,000 की नफरी देने के लिए तैयार है। तो आज की जो मुलाकात हुई, ज़राए का कहना है क्योंकि डेडलाइन करीब आ रही है और इलेक्शन कमीशन ने एक अबूरी रिपोर्ट में सरसरी इस बात का जो है जिक्र कर दिया कि हमें नफरी फराहम नहीं की जा रही, ना वजारत दिफा की तरफ से, ना वजारत दाखिला की तरफ से, ना पंजाब हुकूमत की तरफ से। तो ज़रा बताते हैं कि ये जो 3 शख्सियत आई थी, जिसमें एक, जैसे मैं आपको बताया कि DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजम साहब थे, दूसरे इसमें नाज़ीम सेक्रेटरी दिफा जो दूसरे जर्नील थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हमूदुज़्ज़मान खान साहब थे, और तीसरे के बारे में जो जनरल है वो टाई पाया जाता है। ज़रा ये बताते हैं, जो उन्होंने कहा जी ये DG MI भी हो सकते हैं, लेकिन जो कन्फर्मेशन यानी जो स्ट्रेस वो ज़्यादा करते हैं हमारे ज़राए, वो ये बताते हैं कि ये DG MO पे हमें ज़्यादा जो है मतलब हमें स्ट्रेस है, हमें यकीन है कि DG MI नहीं बल्कि DG MO आए हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है। और ज़रा ये बताते हैं कि ये जो मुलाकात हुई है 1 घंटे की, अब इसमें ज़ाहिर सी बात उन्होंने कहा कि ये पंजाब के इंतखाबात के हवाले से और सिक्योरिटी के मामलात के हवाले से है, लेकिन ज़राए ये कन्फर्म नहीं कर रहे कि ये मुलाकात जो है वो चीफ़ जस्टिस ने इन शख्सियात को बुलाया था या वो ख़ुद से चीफ़ जस्टिस से टाइम लेकर जो है सिक्योरिटी के तनाज़र में एक मरतबा फिर जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और फिर इसके बाद जो पार्लिमान में इन कैमरा ब्रीफिंग दी गई,
उसके बाद ये शख्सियात तीनों जो जर्नील हैं खुद आए हैं या इन्हें मुलाकात के लिए बुलाया गया है, इस हवाले से ज़राए जो है वो किसी बात को कन्फर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर कन्फर्म करें हैं कि इस मुलाकात को जो है पंजाब के इंतखाबात और सिक्योरिटी एहलकारों की फराहमी के हवाले से जो है वो देखा जा रहा है। तो ये नाज़रीन हमारी आज की बड़ी ख़बर। जैसे मैंने कहा कि आपको अभी तक ये ख़बर जो है वो किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पर जो है वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा नाज़रीन कुछ और भी दीगर ख़बरें हैं। जैसा कि मैं आगाज़ में कहा था, ये जो नाज़रीन फ़ंड जारी नहीं हुए, इस पर आज फवाद चौधरी साहब ने इस बात का मुतालबा किया है कि वज़ीर आज़म और सूबाई काबीना के ख़िलाफ़ जो है वो तौहीन अदालत की कार्रवाई का सुप्रीम कोर्ट आगाज़ करे। अब नाज़रीन आप देखें कि जब तक ये सुप्रीम कोर्ट में ये एक तनाव की सूरत-ए-हाल पार्लिमान और अदालत के दरमियान नहीं बनी थी, आप देख रहे थे कि हुकूमत को जो कर्ज़ किया जा रहा था, महंगाई पे बात की जा रही थी, हुकूमत की गवर्नेंस पे बात की जा रही थी और हुकूमती मसाइल पे बात की जा रही थी। हुकूमत जो मसाइल को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी उस पे बात की जा रही थी। हुकूमत की जो IMF के साथ डील नहीं हो रही थी उस पे बात हो रही थी। अब आप देखेंगे जब से ये एक सूरत-ए-हाल बनी है, ये जो बहरान या तनाव की सूरत-ए-हाल हम पार्लिमान और अदलिया के माबैन देखते हैं, क्योंकि आज जब कौमी असम्बली में ये बिल पेश किया गया 21 अरब जारी करने का, वो एक मरतबा फिर कौमी असम्बली ने रिजेक्ट कर दिया है। तो सूरत-ए-हाल आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके सामने है। हुकूमत कह रही है कि ये मिनॉरिटी का फ़ैसला है, 3-2 का है, 4-3 का फ़ैसला है, और दूसरा हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि हमने तो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद कर दिया है, हमने तो मामला 21 अरब जारी करने का पार्लिमान के सामने पेश कर दिया है। अब अगर पार्लिमान पैसे देने से इनकार कर रही है, अल्टीमेटली तो आइन के मुताबिक ये जो 21 अरब के फ़ंड जारी करने हैं, इसकी इजाज़त कौमी असम्बली ने देनी है, वफाकी हुकूमत नहीं। इसकी इजाज़त अल्टीमेटली ये फ़ंड जारी करने का जो अख्तियार है कौमी असम्बली का है। तो हुकूमत ये कह रही है कि हमने तो आपके ऑर्डर पर अमल कर दिया, अब कौमी असम्बली नहीं दे रही, फ़ैसला नहीं कर रही फ़ंड जारी करने का, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं। तो अब आप देखें कि ये जो एक तनाव की सूरत-ए-हाल बनी है, इसमें लोग महंगाई को भूल गए हैं, हुकूमत की गवर्नेंस को भूल गए हैं, बल्कि हुकूमत के पास जो इस महंगाई की वजह से एक बयानिया नहीं मिल रहा था, हुकूमत को एक बयानिया मिल गया कि देखें हमें एक बार फिर जो है वो टारगेट किया जा रहा है। पहले नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया, पनामा का जवाज़ बना के एकामा पे नाहिल कर दिया गया, और अब बयानिया हुकूमत ये बना रही है कि अब एक मरतबा फिर एक जुडिशल जो कहा जा रहा है कि एक मार्शल लॉ की सी सूरत-ए-हाल है, तो अदालतों के ज़रिए अब इस हुकूमत को भी चलता करने की कोशिशें की जा रही हैं। तो अगर ऐसा हो गया, जैसे कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को भी रगड़ दें, काबीना को भी रगड़ दें, लेकिन कौमी असम्बली पार्लिमान से ना पूछें, अगर ऐसा हुआ, शहबाज शरीफ जाते हैं, इसाक डार जाते हैं, क्योंकि फ़ंड जारी ना करने के ऊपर हो सकता है कि जो ऑफिशल्स हैं स्टेट बैंक के, उन्हें अदालत नोटिस करे, जो वज़ारत ख़ज़ाना के अहम लोग हैं उन्हें नोटिस करके बुलाए, उनसे वज़ाहत मांगे, और जब वज़ाहत ना दे पाएँ तो हो सकता है उन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर दिया जाए। और यह भी हो सकता है कि बराह रास्त ये नोटिस जो है या वज़ीर ख़ज़ाना या फिर वज़ीर आज़म को कर दिया जाए। तो सूरत-ए-हाल तो ये बन रही है, लेकिन तमाम इन सूरतों में जो पॉसिबिलिटी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसमें नून लीग को एक बयानिया मिल गया है। चूरन कह लें कि बेचने के लिए, मसाला बेचने के लिए वो मुसम्मिक नवाज़ को, हुकूमती इत्तेहादी सियासी जमातों को मिल गया है कि हमें तो कभी काम करने नहीं दिया जाता, कभी इस्टेब्लिशमेंट टारगेट करती है, कभी अदलिया के इस्टेब्लिशमेंट टारगेट करती है, और हमें जब हम चीज़ों को सुधार रहे होते हैं, बेहतरी की तरफ ले जा रहे होते हैं, क्योंकि अब हुकूमत ये कह रही है ना कि देखें हम IMF के साथ डील कर रही है, सऊदी अरब ने हमें पैकेज दे दिया है, मुआशी मुत्तहिदा अरब अमारात ने दे दिया है, तो चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। तो ये एक चीज़ जो है, बेशक अगर अदालत इस नहज पे पहुँची, कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो इसका नून लीग के लिए, हुकूमती इत्तेहादों के लिए सूरत-ए-हाल हर तरफ से विन विन है। अगर बच गए तो गाजी कहलाएंगे, लेकिन अगर रगड़े गए, कंटेम्प्ट में सज़ा हो गई, तो फिर शहीद कहलाएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो बहरान है वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। 3 मरतबा पहले वज़ारत उज़्मा के इलेक्शन के लिए इजलास बुलाया गया, लेकिन उस इजलास में नए कायदे-ए-ऐवान का, नए वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब नहीं हो सका। और अब जो चौथा इजलास बुलाया गया था, आज पीर के रोज़, मैं तो 17 अप्रैल को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, न जाने आप ये 18 अप्रैल को देख रहे हैं, कब देख रहे हैं। तो चौथा जो आज इजलास होना था, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब होना था, आज चौथी मरतबा इजलास जो है वो 18 अप्रैल मंगल तक मुलतवी कर दिया गया है। तो जैसा आप पाकिस्तान में बहरान देख रहे हैं, सियासी मुआशी बहरान, तो उसी किस्म का बहरान जो है आप आज़ाद कश्मीर में भी देख रहे हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म की बारी पहले आ गई है, यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म की बारी आती है नहीं आती। लेकिन अगर यहाँ पर ऐसी सूरत-ए-हाल बनी, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए कोई राज़ामंद होगा, नहीं होगा। इन हालात में जब कंटेम्प्ट की कार्रवाई का आने वाले वज़ीर-ए-आज़म को भी सामना हुआ, तो फिर यहाँ पर भी मसाइल जो हैं वो बढ़ेंगे, वो कम नहीं होंगे। इसके अलावा नाज़रीन,
राना सनाउल्लाह साहब ने कल चैलेंज दे दिया था कि 14 मई को इलेक्शन नहीं होने जा रहे, ये जो इतना मर्जी ज़ोर लगाने लगा लें। यानी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने तो चैलेंज कर दिया था, और इमरान खान साहब भी ये कह रहे थे कि मुझे 14 मई को इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। यानी ये 14 मई को भी इलेक्शन नहीं कराएंगे, बल्कि खान साहब तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है अक्टूबर में भी इलेक्शन ना करवाएं। अब नाज़रीन, एक और शख्सियत हैं एजाज़ुल हक साहब, साबिक डिक्टेटर ज़िया-उल हक के बेटे हैं। कभी नून लीग में हुआ करते थे, कभी परवेज़ मुशर्रफ के साथ थे, कभी काफ लीग में थे, और आजकल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और जमहूरियत की बात करते हैं, 90 दिन में इलेक्शन कराने की बात करते हैं। यानी वो शख्सियत, वो साबिक वफाकी वज़ीर ज़िया-उल हक का वो बेटा जिसके अपने वालिद ने चंद महीनों में इलेक्शन कराने का ऐलान किया था, और फिर 11 साल तक वो जो है वो मुल्क में हुक्मरान रहा और मुल्क में आमरीत रही। इलेक्शन अगर करवाए गए तो गैर जमाती बुनियादों पर करवाए गए। उसका बेटा कह रहा है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और अब वो कह रहे हैं कि उन्हें भी 14 मई तक जो है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि 14 मई को पोलिंग करवाई जाए, वो भी कह रहे हैं कि उन्हें भी 14 मई को पंजाब इंतखाबात की पोलिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही। और उन्होंने कहा है कि वो ईद उल फितर के बाद सियासी जमातों के सरबराहान के साथ मुलाकात करेंगे और कोई रास्ता बनाने की मुज़ाकरात के ज़रिए कोशिश करेंगे। अच्छा नाज़रीन, ये जो मुज़ाकरात की बात की जाती है, इस पर मेरे जहन में एक सवाल आया कि अगर मुज़ाकरात के ज़रिए कोई रास्ता निकल आए तो क्या आइन की तौहीन नहीं होगी, आइन की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? यानी बार बार जो लोग बात करते हैं कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाना आइनी तकाजा है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं होता तो आइन की खिलाफ वर्जी हो जाएगी, आइन से रूगर्दानी होगी, आर्टिकल 6 लगेगा, आइन शिकनी होगी, आइन को तोड़ा जाएगा। लेकिन अगर मुज़ाकरात के ज़रिए किसी एक तारीख पर इत्तफाक हो जाए तो क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला किधर जाएगा? अगर मुज़ाकरात के ज़रिए किसी एक तारीख पर इत्तफाक हो जाए तो क्या फिर आइन की खिलाफ वर्जी, आइन शिकली या आइन की रूगर्दानी ना होगी? ये मेरे सवालात हैं, क्योंकि लोग ऐसी बात करते हैं। तो ये था नाज़रीन हमारा वीलॉग। आपसे ज़्यादा चाहेंगे अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।